अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अदनान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपको पता है मेरे साथ हमेशा डॉक्टर महराज सादत साहब होते हैं जो मेरी मुआवनत करते हैं। आज का प्रोग्राम ज़रा स्पेशल है। 3 ऐसे राइटर्स थे जिनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही थी। अगरचे फ़ेसबुक पे भी उनका वो एक ऐड लगाई हमने कि अगर उनके कोई चाहने वाले हैं या उनके कोई रिलेटिव हैं वो हमको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, उनकी पिक्चर्स दें या उनकी ज़िंदगी के हालात दें तो चलें वो हो जाए। लेकिन ये कि अब ये किताब बन जानी है। इन सारे जो मज़मून मैंने आपसे शेयर किए हैं वीडियो पे, तो उसमें फिर आते रहेंगे, एडिशंस आते रहेंगे और इसमें ये ऐड होते रहेंगे। इंशाल्लाह इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब ये क्योंकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो ये बहुत बुरा था कि इन 3 राइटर्स के बग़ैर जो है ना वो कोई किताब पहली किताब छप जाए। तो मैंने जिन 3 राइटर्स के मतलब ये प्रोग्राम किया है वो थे सैयद ज़ाकिर एजाज़ साहब, सैफुद्दीन हसाम साहब और रहीम साहब। तो आए मैं उनके मतलब उनके काम के मतलब आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा भी मैं आपसे, क्योंकि ये शायद इस प्रोग्राम की आखिरी वीडियो, उसके बाद हम अपनी कहानियाँ और नज़में वगैरह लोड किया करेंगे या कोई और वेंचर करेंगे। तो इसमें मैंने अपने ये सारे सफ़र में जो मैंने इसका किया है तो वो इसका मकसद यही था कि मेरे क्या फ़ीलिंग्स थी इन नावल्स पे जब मैं बच्चा था और जब बड़ा होकर मैंने दोबारा ये इकट्ठी करनी शुरू की। तो मैं आपको साथ साथ स्टोरी और एक बैकग्राउंड जो है मैं बताता रहता हूँ। तो आज फिर इस प्रोग्राम में दोबारा शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने तीनों पसंदीदा तरीन अदीबों के लिए जब ये इकट्ठा मज़मून लिखना शुरू किया तो ख़ुद को इंतहाई बेबस पाया। ये तीनों अदीब मेरी इस फ़हरिस्त, जिसमें मैंने फ़िरोज़ और शेख ग़ुलाम अली हसन की तरफ से बच्चों के लिए बेतहाशा लिखने वाले अदीबों का ज़िक्र करना शुरू किया, तो इस फ़हरिस्त में इनका नंबर ख़ासा ऊपर आना चाहिए था, ना कि इस तरह आखिर पर। दरअसल इस रमज़ान के महीने में मैंने जब पहला मज़मून मकबूल जहांगीर के बारे में लिखा तो मुझे यूँ लग रहा था कि मेरे हम उम्र दोस्त जिन्होंने इन अदीबों को अपने बचपन में पढ़ रखा है वो इन मज़मूनों को लिखने की कोशिश को सराहते हुए अपने काम छोड़ेंगे और मेरी मदद करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी दोस्त के पास ऐसे काम के लिए वक्त ही नहीं था। डॉक्टर महराज सादत साहब से अलबत्ता मुस्तकिल बात होती रही। शमसी साहब और आदिल हसन साहब की काविशें और नेक जज्बात मेरे साथ रहे। फ़ारूक साहब ने कराची से मुझे अख्तर रिजवी साहब की तस्वीर और मालूमात भेजी और कुछ अहवाल अबू ज़िया इकबाल का भी। राशिद अशरफ साहब ने फ़ेसबुक पर मालूमात ढूंढने की कोशिश की। फैसल साहब जो नेवी अफसर और आसिफ साहब भी अपनी नौकरी की गुनागूं मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालते रहे। क्योंकि इस किताब के लिए ये आखिरी मजमून है, लिहाजा सबका जिक्र करना ज़रूरी है। इब्राहिम जमाली साहब भी खैर सगाली के जज्बात पहुँचाते रहे। साहब अहबाब का शुक्रिया। मैं हर बार इन 3 अदीबों को पसे पोश डालकर किसी और के बारे में मजमून लिखता रहा और अपने यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पर इनके बारे में वीडियोज़ लोड करता रहा, लेकिन इंतज़ार में रहा कि कब कोई इनके हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात देगा और मैं इनके बारे में लिखूँगा। लेकिन इनके बारे में किसी से कोई ख़बर नहीं मिली, तो मजबूर होकर ये मजमून लिखना शुरू किया कि ख्वाह कुछ हो जाए, इन साज़ा के ज़िक्र खैर के बग़ैर किताब मुकम्मल नहीं करनी। सैयद ज़ाकिर एजाज़ साहब की बेगम भी लिखती रहीं, लेकिन फ़ेसबुक पर मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद किसी ने रब्ता नहीं किया और कुछ बड़ी शख्सियात ने तो टेलीफ़ोन पर बात करना भी पसंद नहीं किया। खैर, इस तरह की हमारी कमज़ोरियाँ कहीं हमें इस बात से तो नहीं रोक सकती कि चलें, हालात ज़िंदगी ना सही, उनकी तस्वीर नहीं मिली ना सही, लेकिन हमने उनकी किताबों के सरे वर्क हाय पर जो तस्वीरें देखी, मैं समझता हूँ वही उनकी पहचान है। पहले डिस्कस करते हैं सैयद ज़ाकिर एजाज़ साहब के काम को। सैयद ज़ाकिर एजाज़ ने बच्चों के लिए फ़िरोज़ की तरफ से एक नावल लिखा जिसका नाम सोने का बुत था, और ये नावल 60 और 70 की दहाई के बच्चों के हवास पर छा गया। कई दफ़ा मैंने इस सारे सफ़र में इस नावल का जिक्र किया है। आए इसका टाइटल देखते हैं। ये था जी सोने का बुत का टाइटल। वो बच्चे अब उधेड़ उम्री में हैं या बूढ़े हो चुके हैं, यकीन मानिए ये नावल आज भी उनके हवास पर सवार है। हम लोग आज भी बैठते हैं, मेरी कई दफ़ा बात महराज सादत साहब और दीगर दोस्तों से होती है तो हम इस नावल की बात करके दम बखुद रह जाते हैं। अंजुम
फ़हीम बेग का बेटा है, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान आईजी पुलिस के ओहदे से रिटायर हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से मुहिम सर करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें कोप एमाई का शौक़ है। वो अपने एक शर्पा दोस्त अजलंग की दावत पर चोटी सर करने नेपाल जाते हैं। अंजम उनके साथ होता है, लेकिन दर हकीकत वो चोटी सर करने नहीं जाते, बल्कि तिब्बत के दलाई लामा की मदद को जाते हैं। दलाई लामा का नायब पंचन लामा उसके ख़िलाफ़ बगावत कर देता है और अंजम और अजलिंग शेरपा का बेटा ताजलिंग भी इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं, जिसमें उन्हें सोने का बुत तिब्बत पहुंचाना होता है। इस नावल के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि तिब्बत एक सतह मरतबा है। हमें याबुओं का मालूम हुआ, हमें भिक्षुओं का पता चला। ज़रा सोचें, बुद्ध मत की ये तहज़ीब जो हमने फ़िरोज़ के नावल्स की वजह से पढ़ रखी थी, उसने मेरी कितनी मदद की होगी जब मैं ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर कंबोडिया गया और मैंने वियतनाम, लाओस, थाईलैंड जैसे मुल्क देखे और भिक्षुओं के साथ वक्त गुजारा। वेंडी कूपर के नावल कैट स्ट्राइक्स एट नाइट का तर्जुमा सैयद ज़ाकिर इजाज़ ने छापामार बिल्ला के नाम से किया। ये था जी छापामार बिल्ला। इस नावल में चंद दोस्तों ने एक क्लब बनाया होता है, जिसका नाम उन्होंने दिलेरों का क्लब रखा हुआ होता है। इसमें शमूलियत के लिए शर्त ये होती है कि कम से कम उम्र 12 साल हो और उसने कोई ना कोई बहादरी का कारनामा दिखाया हो। फैज़ी खुसरू का बेटा का भाई होता है, जो अभी 11.5 साल का होता है। खेल खेल में वो डीएसपी अजमल को मिलते हैं और बाद में वो डाकुओं के एक बड़े गिरोह का भी सुराग लगाते हैं। पहले वो डीएसपी अजमल को मेकअप में देखते हैं तो उन्हें ही डाकू समझते हैं, लेकिन फिर बिल्ला नामी मुलज़म को उसके हॉकी क्लब के पास की वजह से शनाख्त करते हैं। बहुत खूबसूरत नावल था, हम हर दफ़ा इसे पढ़कर महजूज़ होते थे। रॉबिन हुड के बारे में हमें ज़ाकिर इजाज़ साहब ने अपने नावल, जिसका नाम भी रॉबिन हुड था, की मदद से मुतारफ़ करवाया था। ये था जी रॉबिन हुड का टाइटल। इंग्लिस्तान में शाह आर्थर और रॉबिन हुड की दास्तानें मकबूल हैं। आर्थर अमीरों का हीरो था और रॉबिन हुड गरीबों का। रॉबिन हातम का सा मेहमान नवाज और दरिया दिल था। उसमें हमारे सूबा सरात के हीरो अजब खान की सी दिलेरी थी। रॉबिन हुड दरअसल एक अमीरज़ादा था और इंग्लिस्तान की काउंटी नॉटिंघम के एक कस्बे लॉक्सले में पैदा हुआ था। वो बड़ा मन चला, बहादुर और निडर लड़का था। जंगल की फ़िज़ा उसके लिए जन्नत से कम नहीं थी। उन दिनों इंग्लिस्तान में बड़ी बदनज़मी थी। संग दिल बादशाहों और ज़ालिम अमीरों के हाथों अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। पादरी भी बड़े मकार और ख़ुदगर्ज़ थे। इन हालात में शेरवुड के जंगलात में रॉबिन हुड भी बागियों से जा मिलता है और थोड़े ही अरसे में उनका सरदार बन जाता है और गरीबों की इमदाद शुरू कर देता है। एक आदमी की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बेमिसाल जदोजहद की कहानी का नाम रॉबिन हुड है। बहुत ही आसान पैराए में लिखे जाने वाला बहुत खूबसूरत नावल था। सैयद ज़ाकिर इजाज़ साहब ने एक और बहुत दिलचस्प नावल लिखा था, जिसका नाम नाग का निशान था। ये था जी नाग का निशान। इस नावल में शहजाद और शहरयार दो भाई हैं, जिनके वालिद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनके बंगश अंकल एक ठेकेदार हैं, जो कागान में एक नदी पर पुल बना रहे होते हैं कि हर बार ये पुल तबाह कर दिया जाता है। इसका सुराग लगाने के लिए दोनों भाइयों के वालिद जाते हैं तो गायब हो जाते हैं और कुछ अर्सा के बाद जब मिलते हैं तो इस हालत में कि उनकी याददाश्त जा चुकी होती है और बहुत कमज़ोर होते हैं। ये दोनों लड़के अपने बाप का बदला लेने के लिए इस मुहिम के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके घर से ही उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये दोनों फिर बंगश साहब के बेटों को लेकर उस पुल की तामीर के लिए मज़दूर बनकर जाते हैं। तो मालूम होता है कि मज़दूरों के भेस में वहाँ मुजरमान ही मुजरमान होते हैं, जिनका सरबराह लाल बादशाह होता है, जो रावलपिंडी में उन्हें एक कलंदर बनकर मिला होता है। दरअसल लाल बादशाह को मालूम होता है कि वो जगह कुदरती गैस निकलने की जगह है और पुल बनने से वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही पैसे कमा सकता है, लेकिन आखिर ये लड़के इतने बड़े मुजरम गिरोह को गिरफ़्तार करवा ही देते हैं। सैयद ज़ाकिर इजाज़ ने एक से बढ़कर एक बच्चों के लिए शाहकार नावल लिखे, जिनमें एक शाहकार नावल था देवी का ख़जाना। ये था जी देवी का ख़जाना। दरअसल ये एनिक ब्लाइटन के नावल रिवर ऑफ एडवेंचर से माखूज़ था।
इसमें भी बच्चे जिनके वालिद पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिनको एक कारनामा सार अंजाम देने पर इनाम में 1 माह की छुट्टी मिलती है, तो वो बच्चों को लेकर लेबनान, उर्दन और शाम ममालिक की सैर को जाते हैं। इन बच्चों का एक पालतू तोता भी होता है जिसका नाम कीकी होता है। हाल ही में मैंने भी एनएट ब्लाइटन की इस एडवेंचर सीरीज़ के नावल आइलैंड ऑफ एडवेंचर का तर्जुमा वीरान जजीरे का राज के नाम से किया है। इसमें भी कीकी बहुत से कारनामे सर अंजाम देता है। असल में मसूद साहब इन छुट्टियों को गुजारने की बजाय आइजक नामी मुजरम को पकड़ने आए होते हैं, जो फिल्म बनाने वालों के भेस में सदियों से इस इलाके में दफन देवी अशरात खजाने के पीछे होता है, और ना चाहते हुए भी बच्चे इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं, और फिर इंतहाई पुरस्कार लेकिन बच्चों की दिलचस्पी से भरपूर वाक़यात का तसलसल शुरू हो जाता है। इनकी कश्ती दरिया के आबशार की सूरत में तब्दील होने से गिरती है, तो ये दरिया की धार में बहते हुए उस गार में पहुंच जाते हैं जहां ये ख़जाना मदफून होता है। लेकिन आइज़ैक और उसके साथी भी इनसे पहले वहां पहुंच चुके होते हैं। लेकिन बच्चे ना सिर्फ उस ख़जाने को मुजरम से बचाते हैं, बल्कि मुजरमान को पकड़वाते भी हैं। फिरोज के चंद बेहतरीन नावल्स में इसका शुमार होता है। सैयद ज़ाकरी जाज़ साहब का नावल सफ़ेद भूत भी हमारे पसंदीदा नावल में से एक था। ये था जी सफ़ेद भूत। इसमें मुगलपुरा लाहौर के करीब एक कोठी होती है जिसका नाम कैसर मंजिल होता है। इसके बहुत से दावेदार होते हैं जो इसकी मलकियत का दावा करते हैं। मंसूर भी इसके वारसान की तीसरी पीढ़ी में से होता है। उसे फ़नून लतीफ़ा का बहुत शौक़ होता है और वो इंजीनियर बनने की बजाय मौसीकार या मुसव्विर बनना चाहता है। वो इस पुरानी कोठी में रातों को सफ़ेद सिल्क का गाउन पहनकर सितार बजाता है, तो लोग कहते हैं कि इस कोठी में सफ़ेद भूत रहता है। इसी तरह एक टैक्सी ड्राइवर मलक फैज़ है जो कोठी के दावेदारों में से एक है। ये गबन के कई मुकदमात में जेल काट कर आता है और अब इस कोठी के तय खाने में स्मगलिंग का माल रखता है। मंसूर के वालिद के दोस्त के बच्चे कराची से लाहौर छुट्टियां गुजारने आते हैं, तो उनके वालिद बच्चों से कैसर मंजिल का जिक्र करते हैं। इसी दिलचस्पी से आखिर शाहद वगैरह वो बच्चे मंसूर के साथ मिलकर स्मगलर्स का वो गिरोह गिरफ़्तार करवाते हैं। बहुत दिलचस्प नावल था। सैयद ज़ाकरी जाज़ साहब ने 1968 में आज़ादी कश्मीर पर एक जासूसी नावल लिखा जिसका नाम पुरस्कार साया था। ये था जी पुरस्कार साया। इसमें मीर आरफ एक अमीर आदमी है और छुपकर कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन की इस तंजीम का नाम तमाक होता है। मीर आरफ के 2 बेटे होते हैं, जिनमें से मीर कामल हिंदुस्तान से मिला होता है, जबकि दूसरा बेटा मीर आदल होता है जिसके मुतल्लिक मशहूर होता है कि वो डूब कर मर चुका है, लेकिन वो ज़िंदा होता है और खुफिया तौर पर उस ख़जाने की मदद करता है, उस ख़जाने की हिफाजत करता है जो उसके वालिद कश्मीरी मुजाहिदीन को देने वाले होते हैं। लेकिन फिर अचानक मालूम होता है कि मीर आरफ इंतकाल कर गए। मीर आरफ के जनाजे में एक तिब्बती का कत्ल होता है जिसके चश्मदीद गवाह शहाब और गनी नाम के 2 नौजवान होते हैं जो तालब इल्म होते हुए भी तमाक के लिए काम करते हैं। तिब्बतियों का ख्याल होता है कि ये कत्ल जेम्स स्टेनले नामी एक डबल एजेंट ने किया है जो बैक वक्त तिब्बत के दलाई लामा के लिए भी काम करता है और अमेरिका के लिए भी। मीर कामल बाप के मरने पर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसके बाप के जनाजे में लाश मीर आरफ की नहीं बल्कि जेम्स स्टेनले की है, और उसका भाई मीर आदल भी एक पुरस्कार साये के रूप में उसके इर्द गिर्द मंडलाता फिर रहा है, जिसकी मदद सारी दुनिया में फैले हुए जिप्सी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी एक लड़की से शादी कर चुका होता है। मीर आदल के बेटे की जान शहाब और गनी तिब्बतियों से बचाते हैं, तो जिप्सी उन पर सारा राज खोल देते हैं। सोने का बुत की तरह कश्मीर से तिब्बत के शहर लहासा तक फैली हुई ये दास्तान जिसमें लहू गरमा देने वाली है। शहाब और गनी को हिंदुस्तानी जासूस रामदयाल अगवा करके त्यारे में बांध कर ले जा रहा होता है, तो तंजीम की तरफ से मिले हुए गैजेट्स की मदद से कैसे अपना बचाव करते हैं और त्यारे का कंट्रोल संभाल कर ज़मीन पर उतरते हैं। इसी तरह लहासा में दलाई लामा की मां पर उनके कत्ल का सारा एहतमाम हो चुका होता है। तब भी ये दोनों नौजवान उनका त्यारा लेकर भागते हैं और एक चट्टान पर ख़ुद को महफूज करके त्यारा तबाह करके पीछे करने वाले तिब्बत के त्यारों को तासर देते हैं कि वो हलाक हो चुके हैं। ऐसे नावल्स पर जब चाहे आज के दौर में कोई अच्छा हदायतकार फ़िल्म बना सकता है। खुदा किसी को इस काम की तौफीक दे। सैयद ज़ाकरी जाज़ के जिस आखिरी नावल को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं उसका नाम दुश्मन की साजिश। ये था जी दुश्मन की साजिश।
इस नावल में जान फरोशी की ऐसी दास्तान है जो सोची नहीं जा सकती। मेजर दुरानी अपने 2 जूनियर अफसरान सलीम और गाजी के साथ मशरक़ वस्ता से छुट्टियां गुजार कर एक स्टीमर के ज़रिए कराची के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें मालूम हो जाता है कि हिंदुस्तान के साथ जंग का आगाज़ हो गया। एक त्यारा उनका स्टीमर तबाह कर देता है तो ये लाइफ जैकेट्स के ज़रिए साहिल तक पहुँचते हैं, लेकिन ये साहिल हिंदुस्तान की सरजमीन पर होता है। ये तीनों जानफरोश ना सिर्फ ख़ुद को बचाते हुए पाकिस्तान तक पहुंचते हैं, बल्कि दुश्मन की एक साजिश उनकी कैद में होने के बावजूद बेनकाब करते हैं। 2 दफ़ा उन्हें कैद किया जाता है, लेकिन दुश्मन की कैद से आज़ाद होने में कामयाब होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। सैयद ज़ाकिर इजाज़ ने बहुत से पुराने मशहूर लोगों के हालात ज़िंदगी पर मबनी फ़िरोज़ सन्स की तरफ से जेबी किताबें लिखी, जिनके लिए बड़ी तहकीक की ज़रूरत थी, लेकिन हैफ़ हमारे पास इनकी ज़िंदगी के हालात की आगाही नहीं। इसी सिलसिले में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मुझे एक तकरीब में मदऊ किया गया जिसमें बच्चों के कुछ अदीब मौजूद थे। सबका तारफ़ होने लगा तो मुझसे पहले जो साहब खड़े होकर अपना तारफ़ करवाने लगे, उन्होंने फरमाया कि उनकी 87 किताबें छप चुकी हैं। तब तक मेरी सिर्फ एक किताब तज़ीन और तितलियाँ छपी थी। मेरी ये बात सुनकर सिटी गुम हो गई कि कहाँ 87 किताबों का राइटर और कहाँ मैं एक किताब का लकारी। लेकिन उनका अगला फ़िक्रा सुनकर मेरी जान में जान आई कि 3-3 सफ़ों पर मुश्तमिल पम्फलेट नुमा कायदों को जो उन्होंने सैयद ज़ाकिर इजाज़ साहब जैसे अजीम मुहक्किक की जेबी कुतुब से मुस्तार लेकर मुख्तलिफ़ मुशाहिरीन के बारे में नकलें मारी, उन्हें ये अपनी 87 किताबों से ताबीर कर रहे थे। लाहौल विला आज के अदब में ऐसे बहरूपिये हैं तो कौन सैयद ज़ाकिर इजाज़ को याद करेगा। हमारे वो हीरो हैं और रहेंगे। रहीम साहब, हमारे ज़माने में रहीम साहब की एक बिल्कुल अलहदा पहचान थी, और वो ये कि दूसरों के मुकाबले में वो नन्हे बच्चों के लिए हल्का फुल्का लिखते थे, लेकिन इस तरह लिखने से भी वो उसी तरह हर दिल अजीज़ थे जिस तरह उस दौर का कोई और लिखारी। इनका तकाबल हम ज़ुबैदा सुल्ताना और हसन अकबर कमाल से कर सकते हैं। उनका एक नावल मोतियों की वादी कभी उस दौर के बच्चों के ज़हनों से महव नहीं हो सकता। ये था जी मोतियों की वादी। इस नावल में 4 बहन भाई गुड्डी, मीना, आबद और जहाद अपने चचा के साथ छुट्टियां गुजारने उनकी जीप में गांव जा रहे होते हैं। तो रास्ते में बोतलें पीने के लिए चचा के साथ जीप से उतरते हैं। उनके चचा किसी दोस्त को मिलने जाते हैं तो वो गलती से किसी और जीप में बैठते ही सो जाते हैं। सुबह जब वो बेदार होते हैं तो वो गांव नहीं बल्कि महराज और सराज नामी 2 मुजरमों के साथ मोतियों की वादी में आगे होते हैं, जहां इन मुजरमान से उन्हें ख़ुद को भी बचाना है और उस मज़लूम कैदी को भी बचाना है जिसे एक ख़जाने के लालच में इन दोनों मुजरमान ने कैद किया होता है। अपनी मासूम शरारतों से वो कैसे ही ये सब कुछ कर पाते हैं, ये कहानी पढ़ने के लायक है, और हम बचपन में इस नावलट के दीवाने थे। रहीम साहब का इसी साइज़ का एक और नावलट उड़न तश्तरी था, जो आजकल भी फ़िरोज़ सन्स की तरफ से छपता है। ये था जी उड़न तश्तरी। ये रोनाल्ड डेडमैन के नावल का तर्जुमा था। अख्तर एक छोटे से गांव में रहता है। वो और उस गांव के 2 चौकीदार साजा और माजा रात गांव में एक उड़न तश्तरी को उतरते देखते हैं, और इस उड़न तश्तरी से एक नन्हा लड़का भी उतरता है। पहले तो कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में सारा गांव उस लड़के जिसका नाम आफाकी होता है से मिलता है। आफाकी अपनी सलाहियतों की वजह से आम लोगों से कहीं आगे होता है। शाहू चौधरी उसे स्कूल में दाखिल करवा देता है तो वो हेड मास्टर साहब को एक हादसे के वक्त से पहले इतला देता है, जिससे सारा गांव नुकसान से बच जाता है। लोग उसे ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन वो वापस अपनी दुनिया में चला गया होता है। इस नावलट में बच्चों को बताया गया था कि किस तरह पहले कई चीज़ें सिर्फ इख्तराई होती हैं, लेकिन बाद में हकीकत का रूप धार लेते हैं। जादू का घोड़ा भी रहीम साहब की एक नन्ही मुन्नी मज़े की कहानी थी। ये था जी जादू का घोड़ा। समुंदर के करीब गांव में दीना नामी एक मछेरा रहता है जिसका बेटा सईद है। एक दिन मछलियों के साथ दीने को एक नन्हा मुन्ना घोड़ा समुंदर से मिलता है। वो उसे बेटे को दिखाकर समुंदर में वापस छोड़ना चाहता है, लेकिन गांव का चौधरी ज़बरदस्ती उसे कैद कर लेता है। वो उसे बादशाह को दिखाकर फ़ायदा हासिल करना चाहता है, लेकिन इसके बदले में समुंदर गांव की तमाम गायें भैंसें अपने अंदर समो लेता है। तब मजबूरी में गांव वालों को घोड़ा समुंदर में छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो वादे के मुताबिक बादशाह की आमद पर ना सिर्फ गायें वापस लेकर आता है, बल्कि सच्चे मोती भी बादशाह के लिए तोहफे में लाता है। नन्हे बच्चों की दिलचस्पी का हर मसाला इस कहानी में मौजूद था। परिंदे का राज में सोनमी नामी लड़का पाकिस्तान में पढ़ने आता है।
ये था जी परिंदे का राज। वो थाईलैंड का रहने वाला होता है। वांगू नामी चोर थाईलैंड से आकर उसके स्कूल में उसका कीमती परिंदा चोरी कर लेता है, जिसमें महात्मा बुद्ध की हीरों से जड़ी मूर्ति भी होती है। जाते वक्त वो सिगरेट फेंकता है तो स्कूल में आग लग जाती है, जिससे स्कूल में एक माह की छुट्टियाँ हो जाती हैं। सोनमी अपने हमजमात दोस्तों अनवर और सफदर को साथ लेकर थाईलैंड जाता है और वहाँ थाईलैंड के मशहूर स्मगलर वांगू से उनकी मुठभेड़ होती है। इसी असना में रहीम साहब ने बच्चों को थाईलैंड के मशहूर एंकर वाट खंडरात की सैर करवाई। कई दिलचस्प वाक़यात के बाद यही लड़के आखिर वांगू के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करवा देते हैं। अच्छा नावल था। और अब आइए रहीम साहब के सबसे मशहूर नावल हीरों के चोर का तस्करा करते हैं। ये था जी हीरों के चोर। एक बड़े नवाब के घर चोरी में हीरे जवाहरात लूट लिए जाते हैं। मुन्नू एक यतीम बच्चा होता है जो उसी कस्बे में पला बड़ा होता है। वो इस चोरी के बारे में सुनता है और फिर अपने मामू कल्लन के पास जाता है जो उसी बहरी जहाज़ पर मुलाजम होता है। वहाँ के दो मज़दूर वुद्दू और बुंदू ने वो चोरी की होती है। एक तरफ तो वो छुपकर इनकी चोरी के बारे में बातें सुन लेता है और दूसरा वो इन दोनों को एक और मज़दूर का कत्ल करता देख लेता है। वुद्दू और बुंदू को भी इस बात का इल्म होता है और वो इसके जान के दर पे हो जाते हैं। तभी मुन्नू की किस्मत उसका साथ देती है और वह जहाज़ के कप्तान के घर मुलाजम हो जाता है। और किस तरह ये यतीम बच्चा इन मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाता है और कप्तान साहब की नन्ही बेटी नीलो उसका कैसे साथ देती है। बहुत ही मज़े की कहानी है। खुदा ऐसे लिखने वाले हर मुल्क के बच्चों को दे। सैफुद्दीन असाम साहब। सैफुद्दीन असाम साहब ने अंग्रेज़ी नावल हिडी का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में बच्चों के लिए अजीब लड़की के नाम से किया। ये था जी अजीब लड़की। बाद में अगरचे यही काम मसूद अहमद बरकाती साहब ने भी प्यारी सी पहाड़ी लड़की लिखकर किया, लेकिन जो बात अजीब लड़की में थी कोई दूसरा नावल दूर दूर तक उसके नज़दीक से नहीं फटका। सोबी एक यतीम बच्ची है जिसे उसकी खाला उसके दादा के पास पहाड़ पर छोड़ देती है। उसके दादा को कोई पसंद नहीं करता, सब उसे पहाड़ी बाबा कहते हैं, लेकिन सोबी अपनी प्यारी हरकतों से उसका दिल मोह लेती है। वहाँ उसका सबसे बड़ा हरीफ बच्चा सलीम होता है जो पहाड़ी बाबा की बकरियाँ चराता है। उसकी अंधी नानी होती है। सोबी के मिलने के बाद उसके अंदर भी जीने की उमंग पैदा होती है, लेकिन जब पहाड़ पर सब कुछ ठीक हो जाता है तो सोबी की खाला उसे लेने आ जाती है और शहर में मिर्ज़ा जलालुद्दीन के यहाँ नौकर रखवा देती है, जिनकी बेटी सलमा की दोनों टांगें नहीं होती। पहल तो सोबी पहाड़ों के बगैर बिल्कुल मुरझा जाती है, लेकिन फिर ना सिर्फ हिम्मत करती है बल्कि उसकी वजह से सलमा की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है और उसकी टांगें ठीक हो जाती हैं। मिर्ज़ा साहब उसे भी अपनी बेटी बना लेते हैं और सब हंसी खुशी रहते हैं। बहुत शोरा आफाक कहानी है और तर्जुमा करते हुए सैफुद्दीन असाम साहब ने इसके साथ पूरा इंसाफ किया है। रात के अंधेरे में। ये था जी रात के अंधेरे में। सैफुद्दीन असाम का ये मुकाबलतन छोटा नावलट था जिसमें 7 नन्हे बच्चे जिन्होंने अपनी एक खुफिया तंजीम बनाई होती है, एक वीरान मकान जिसमें उसके मालिक ने रेस का एक घोड़ा चुरा कर रखा होता है, उसे ढूंढ निकालते हैं। नन्हे बच्चों के लिए बहुत मज़े की कहानी थी। इस कहानी में उन्होंने घोड़े चुराने वाले का नाम सैफुद्दीन अंसारी सराय सैनमा रोड बताया है। हो सकता है ये उनका अपना पता हो। इसको तलाश करने की कोशिश शुरू करता हूँ। इसी तरह का उनका एक और छोटा नावलट भी था और उसका नाम सुनहरी कैरम बोर्ड था। ये था जी सुनहरी कैरम बोर्ड। जिसमें 2 बच्चे एक बिल्डिंग में नुमाइशी कैरम बोर्ड देखने जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि कोई 3 मील पैदल चल कर आते हैं तो वहीं सो जाते हैं। नुमाइश के बाद बिल्डिंग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो अंदर कैद हो जाते हैं। रात चौकीदार के कदमों की आवाज़ को वो चोर के कदमों की समझते हैं और उससे छुपते रहते हैं। उधर उनके माँ बाप सख्त परेशान होते हैं। रात उनको किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं होता। बड़ी मुश्किल से एक 9 वर्ष की बच्ची उनके घर इतला देती है तो उनकी गुलू खलासी होती है। छोटे बच्चों के लिए बड़े मज़े की कहानी थी। उनकी एक नावल का नाम था जासूस हजाऊं। ये था जी जासूस हजाऊं।
ये भी अपने दौर का एक मकबूल तरीन नावल था। असल में ये 4 नावल्स की सीरीज़ थी जिसमें साइंसी इजादात और जासूसी मुहिमें थीं। ये सिलसिला मौत की शुआ से शुरू हुआ था और फिर बयाना गार से होता हुआ खौफनाक धमाका और फिर जासूस हजाम पर ख़त्म हुआ था। लेकिन ये सारे अपनी अपनी जगह पर इतने मकबूल हुए थे कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि हम किसी सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। जासूस हजाम में नईम और अफसल 2 नौजवान जिनके वालिद साइंसदान हैं और ख़ुद उन्हें जासूसी का शौक़ होता है, एक ऐसी मुहिम का राज अफशा करते हैं जिसमें एक नाई अपनी मालिश की मशीन से साइंसदानों की याददाश्त से खेल सकता है। जासूसी मुहिम है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए साइंसी वजाहत मौजूद है। बहुत ही मज़े का नावल था। मौत की शुआ। ये था जी मौत की शुआ। मैं इन्हें यानी नईम और अफसल को हदायत होती है कि कोपनहेगन में डॉक्टर अयाज जो लेज़र सर्जन होते हैं का ख्याल करना है। ये दोनों भाई पूरा यूरोप पेरिस से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक डॉक्टर का ताक़ब करते हैं। फिर इस सफ़र में उनका मुकाबला हिंदुस्तानियों से होता है। ये अपने मेगा बुक इस्तेमाल करते हैं। मेगा बुक और लेज़र जैसी इस्तिलाहात हमें तभी मालूम हुई थी, लेकिन आखिर में मालूम होता है कि हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान डॉक्टर किचलू का बहुत ही नाजुक ऑपरेशन डॉक्टर अयाज करते हैं। जिनसंगी के लोग मुसलमान साइंसदान को पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर उसका इलाज करता है। नहायत भूल भुलैया वाली कहानी थी और बहुत यादगार भी। भयानक गार। ये था जी भयानक गार। मैं दोनों को उनका दोस्त का तार मिलता है कि मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचो, फलक सराय आओ, शीशे की आंख वाले से और लंबे साए से बचना है। इस कहानी में भी जा बजा साइंसी इजादात का इस्तेमाल है। इस कहानी में इंफ्रारेड कैमरे का जिक्र है। असल में दत्तनामी नाम का एक शख्स और ये लंबे कद का शख्स दोनों को मालूम होता है कि अमेरिका की भारी पानी D2O की झील बेकाल जैसा माहौल कारोश के इलाके में भी है। ये भारी पानी एटम बम की तैयारी में इस्तेमाल होता है और कई बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। पाकिस्तान बनने के बाद से ये भारी पानी पर हिंदुस्तान को बेचना चाहते हैं, लेकिन नईम और अफसल इनका मंसूबा नाकाम बना देते हैं। एक नाकाबिले फरामोश नावल है। खौफनाक धमाका। ये था जी खौफनाक धमाका। में एक जजीरा वासत है जिसमें अगर आतिशफशां पहाड़ फट जाता है तो इसके बहते हुए लावे से उस जजीरे पर रहने वाले लोग तो मरने ही हैं, साथ समुद्र के रास्ते पूरा मुल्क कतर भी तबाह हो जाता। इसलिए जब नईम और अफसल वहाँ तजिया और जायज़ा लेने जाते हैं तो वहाँ एक पार्टी हीरे निकाल रही होती है जो इस आतिशफशां पहाड़ कारान की मिट्टी से बन जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तीनों ममालिक इकट्ठे होकर वहाँ एटमी बारूदी मवाद इस्तेमाल करके खौफनाक धमाका करते हैं और लावे का रास्ता तब्दील करते हैं, जिससे वहाँ की आबादी मरने से बच जाती है और हीरों के स्मगलर्स को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये नावल पढ़ें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये 60 की दहाई के आखिर में या 70 की दहाई के शुरू में लिखे गए हैं। जिन गैजेट्स को हम आज डोरेमोन के हाथ में देखते हैं उनसे कहीं बेहतर हम 50 साल पहले पढ़ चुके हैं। बस तब इन अदीबों को लगन थी कि वो अदब की खिदमत करें और आज इनको इस जज्बे की अलग बे का अंदाज़ा नहीं है। आज मेरे सर से कुछ कर्ज़ या बोझ उतरा है। मैंने उनके मुतल्लिक़ लिखा जिनके मुतल्लिक़ पिछले 50 साल से किसी ने नहीं लिखा। हालांकि उनका कर्ज़ हमारी नस्लों पर इतना है कि हर दौर में उनके मुतल्लिक़ लिखा जाना चाहिए था। विलियर्ड प्राइस की जंगल एडवेंचर सीरीज़ का एक नावल खूनी दरिंदे सैफुद्दीन असाम साहब ने लिखा था। दास्तान का बाकी हाल आप पिछले अदीबों के मज़ामीन में पढ़ चुके हैं। ये था जी खूनी दरिंदे। इसी तरह फिरोज़ की तरफ से छपने वाले एक बहुत खूबसूरत नावल जिसे सादिक हुसैन सिद्दीकी साहब ने लिखा, लेकिन उसकी तलखीस सैफुद्दीन असाम साहब ने की, उसका नाम था सरफरोश मुजाहद और इस कहानी का पस मंज़र तारिक बिन ज़ियाद की स्पेन में फ़तह थी। ये था जी सरफरोश मुजाहद। तो आज हमारा सफ़र ये इन अदीबों के लिए पहली किताब के लिए ख़त्म होता है और मैंने शुक्रिया पहले ही अपने दोस्तों का अदा कर दिया। आज मैं नवाज़ साहब जो मेरे कैमरामैन हैं, शकील साहब जो उनको असिस्ट करते हैं, SNS इनका जो है अदारा या जिसके तहत ये अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, और फैसलाबाद में तो मेरा ख़्याल इनकी जोड़ का कोई और फ़ोटोग्राफ़र है नहीं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये मेरे सारे प्रोग्राम जो है मेरे साथ किए हैं और अपना टाइम देते रहें।
इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं याद करवा दूं कि हम एक टीम की हैसियत से आपको दोबारा मिलते रहेंगे। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज ये इस सीरीज़ की चीज़ ख़त्म हुई है, उसके बाद हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमने अपनी वीडियोस भी कहानियों की भी लोड करनी है, नज़मों की भी लोड करनी है, और बहुत सी चीज़ें हैं मेरे ज़हन में जो मैं ये वीडियोस लोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है अहमद अदनान स्टोरीज़ यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसका बेल आइकॉन जो है उसको दबाएं। थैंक यू वेरी मच।